हमको चाहिए अरे चाहिए तुझे पड़ गया रहता था। कल से हमारा हालत खराब, जब से सुने कि ये हो गया तो रात में हम सोए नहीं, बहुत अपमान हो गया पार्टी वाला। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। आपके साथ मैं हूं शिव पूजन झा। कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। कुछ यही इन दिनों बिहार की सियासत में नजर आ रहा है। एक टिकट की कीमत तुम क्या जानो कि तर्ज पर हाल दर्द बयां हो रहा है। कल तक जिसके साथ प्यार था, आज टिकट के लिए तकरार है। तकरार ने तलवारें खींच दी हैं उन अपनों के ही खिलाफ जिनके भरोसे टिकट के ख्वाब संजोए थे। लेकिन आज ख्वाब टूटने से दिल जल रहे हैं। सवाल है कि सियासत के ये दिल जले कहीं अपनों पर ही सितम बनकर ना टूटें। आज सियासत के दिलजलों पर बड़ी बहस। अरे चाहिए तुझे पड़ गया रहता था। कल से हमारा हालत खराब, जब से सुने कि ये हो गया तो रात में हम सोए नहीं, बहुत अपमान हो गया पार्टी वाला। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। शुरू करते हैं आज की बड़ी बहस। स से सिद्धांत, स से सियासत और स से सत्ता। लेकिन आज सत्ता के लिए सियासत ने सिद्धांत से तौबा कर लिया है। तभी तो कल तक किसी एक पार्टी के सिद्धांत में विश्वास नजर आता है, लेकिन सत्ता का टिकट नहीं मिलने से उस सिद्धांत के साथ विश्वासघात कर उसी पार्टी के खिलाफ जंग छेड़ दी जाती है। अरे चाहिए तुझे पड़ गया रहता था। कल से हमारा हालत खराब है, जब से सुने कि ये हो गया तो हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मेरी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। स्थानों के लिए नाम हमने तय किया है। अरे चाहिए तुझे। मकसद गैरों से मुकाबला करने का था, लेकिन जब खबर आई अपनों के हाथों लुट जाने की, तो जंग अपनों के ही खिलाफ छेड़ दी गई। कहीं कोई अपनी ही पार्टी के झंडे जलाए जा रहे हैं, तो कहीं अपने ही नेता के पुतले फूंक रहे हैं। कुर्सी ना मिलने का कहर कहीं कुर्सियों पर टूट रहा है, तो कहीं तख्त मिलने के ख्वाब टूटने की खबर सुनकर गले में विरोध की तख्ती लटका ली गई है। लगातार जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए झंडा ढोते थे, वो आज धरना पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार टिकट जो कटा है उसके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आलम यह है कि टिकट की भीख हाथ जोड़कर मांगी जा रही है, लेकिन पार्टी के नेता के मुंह से आश्वासन के बोल सुनने भी मुश्किल हो गए हैं। एक सीट के लिए हम लोग प्रतिष्ठा बचा लीजिए सर। पार्टी के नाते सर एक सीट हम लोग को भीख के रूप में दे दीजिए, हम यही आपसे आग्रह। ठीक है, लोजपा में सीट चली गई है सर, हम चाहते हैं हमको बेबी के लिए नहीं, हम लोग को पूछा में परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए हम एक सीट चाहिए। दर्द इस कदर है कि कल तक जिस पार्टी की पूजा करते थे, आज उसी पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे पर सवाल उठाते हैं, लेकिन सवाल के जवाब में दर्द का मर्ज नहीं है। हमको टिकट 3 बार से नहीं दे रहे हैं, जबकि मेरे पक्ष में सारा चीज़ है। और चाल चलन चिंतन चेहरा और चरित्र की बात करने वाले लोग एक ऐसे चरित्र को दे रहे हैं जिसको समाज स्वीकार नहीं करता है, समाज साझारान जानता है। थोड़ा दर्द है उनके मन में, उस दर्द को वो उचित जगह पे बोलना चाहते हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि हमारा कार्यकर्ता जब एक बार अपनी दर्द को बोल देता है तो बोलने के बाद फिर वो अपने मिशन में लग जाता है। दर्द कभी गुस्से के रूप में, कभी भीख के रूप में, तो कभी आंसुओं के रूप में निकल आते हैं। टिकट काट दिया गया, उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा धोखे से अपने समधी को दे दिया है।
क्या कारण था कि एक तेली के बेटा को टिकट काट दिया है, 10 साल पार्टी में खटवाया है, 2 बीघा से ऊपर जमीन बेचवा दिया है। जब हमको टिकट नहीं देना था तो गेहूं अपने पार्टी में रखा। हमको दुख होता है कि कल से हमारा हालत खराब है। जब से सुने कि ये हो गया तो रात में हम सोए नहीं, रात भर सोए नहीं, माँ बेटा दोनों। बहुत अपमान लोग किया पार्टी वाला। टिकट के ख्वाब के लूटे जाने का आरोप उन अपनों पर भी है जिनके साथ रिश्तों के डोर में बंधे हैं। बानगी के तौर पर एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान के दामाद अनिल कुमार साधु को सुन लीजिए। रामविलास पासवान उनके बेटा जो अहंकारी बेटा है, उनके द्वारा हमें अपमानित करने का काम किया गया। रामविलास पासवान जी धृतराष्ट्र हो गए हैं, वो हमारे ससुर जरूर हैं। दर्द जब अपनों से मिलते हैं तो उस दर्द का मर्ज ढूंढे नहीं मिलता, लेकिन सवाल है कि कहीं ये दर्द सियासी पार्टियों के लिए हार का घाव न दे जाए। फिलहाल तो दर्द कुछ इसी अंदाज में बयां हो रहे हैं। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मेरी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। ब्रिजमोहन पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, पटना। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इसी पर ज़्यादा चर्चा के लिए दाऊद अली साहब नेता जेडीयू के, हरखू झा साहब नेता कांग्रेस, दुर्गा प्रसाद सिंह साहब नेता आरजेडी, मनोज लाल दास मनु साहब आरएलएसपी से। सबों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। संजीव मिश्र जी भी नेता भाजपा के, ये भी हमसे कुछ वक्त में जुड़ने वाले हैं। पहला सवाल डॉक्टर दाऊद अली साहब आप ही से करना चाहते हैं, क्या मजबूरियां होती हैं? एक बयान आपने सुना किस तरीके से 10 साल से पार्टी के कार्यकर्ता थे, आरोप अब लगा रहे हैं रालोसपा के ऊपर कि पार्टी ने तरजीह नहीं दी, टिकट नहीं दिया, 2 बीघा जमीन भी बिक गया। दाऊद साहब, हमको उन पर कुछ नहीं कहना है, वो दूसरे दल की मामला है, उनमें क्यों जमीन बेचे और क्यों टिकट नहीं दिए, इस पर हमको कुछ नहीं कहना है। हम एक लार्जर पिक्चर लेते हैं, एक लार्जर पिक्चर लेते हैं। कमोबेश ऐसी ही स्थिति तमाम पार्टियों में देखने को मिल रही है। आप अपना ही वाकया ले लें। हम अपनी बात, हमारी बात पूछेंगे, हम दूसरे के आप ही की बात शुरू करते हैं। हमसे हमारी बात को पूछना है, पूछिए। हम आप ही की बात पूछ लेते हैं। दूसरे लोग क्या क्या करते हैं हम उधर नहीं जाते हैं। हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, हम अपनी बात को कहना। जी बताएं। जो हमारी जिम्मेवारी है वो हम करेंगे। जी बताएं। पूछा जाए हमसे तब ना। आपसे पूछ तो लिया, कारण क्या है? कारण क्या है? देखिए, कारण टिकट काटने वाला न बताएगा। क्या कारण था कि वहां समता पार्टी से लेकर जनता दल यू तक किसी दूसरे को टिकट दिया जाता था, वो हार जाते थे। क्या कारण हुआ कि 2010 में मुझे बुलाकर टिकट दिया गया और हम चुनाव जीत कर आए? क्या कारण था? हम चुनाव जीत कर आए। मैं कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था 2010 में। जब जनता दल जॉर्ज बना, उस समय से मैं आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ थे। और हम तो कहते हैं, खुले आज भी कह रहे हैं कि मैं ये मानता था कि आदरणीय नीतीश कुमार जी जैसा ईमानदार व्यक्ति राजनीति में कोई होगा, मगर हमारे निगाह में इनसे कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं था, इसलिए मैं इनके साथ था। आज आप था लगाने पे मजबूर हो रहे हैं। आज हमको नहीं लगा कि इतने ईमानदार व्यक्ति जिनको हम मानते थे और उन्हीं के सिद्धांत पर हम चलते थे, अगर ये अपने को ईमानदार मानते थे तो मैं भी अपने को ईमानदार मानता हूं। और मैं कोई ऐसा अपने जीवन में काम ऐसा नहीं किया जिस पर कोई हम पर उंगली उठावे। हमारे क्षेत्र से भी आप सर्वे करा लीजिएगा, क्योंकि हम मजदूर वर्ग से आते हैं। हमारे माँ भी बीड़ी बनाती थी, हमारे पिताजी मजदूर थे और हम गरीब गुरबा के परिवार से आते थे और सामाजिक सरोकार में हम हिस्सा लेते थे। फिर क्या लगता है टिकट क्यों कटा?
अब टिकट क्यों काटा है ये तो माननीय नीतीश कुमार जी बताएंगे, नहीं तो ऊपर वाला बताएगा। आपको कोई बार अंदाजा बार नहीं, ऊपर आपको वाला कोई का भी अंदाजा नाम नहीं। लेते शायद ये हैं। फैक्टर हो सकता है कि विनेबिलिटी फैक्टर आपके पास कम हो। पहले से तमाम ये अटकलें लगाई जा रही थी कि बहुत सारे सिटिंग एमएलएस के टिकट कट जाएंगे। जिस तरीके से इस बार महागठबंधन में खास तौर से सीटों का बंटवारा हुआ है, उसके बाद ये कयास तो लगाए जा रहे थे, तो आपको अंदाजा तो होगा कि अगर विनेबिलिटी फैक्टर नहीं है शायद टिकट कटेगा। देखिए वो तो जनता बताएगी ना, ये जनता बताएगी। हमारा सीट जो है किसी आरजेडी में नहीं गया, हमारा सीट कांग्रेस में नहीं गया, हमारा सीट जनता दल यू में ही रह गया। तो जनता दल यू में रह गया तो किसी जनता दल यू के जो हमारे पार्टी के जो कर्जकर्ता हैं उनको सीट जाता तो कोई बात नहीं है, आरजेडी में चला जाता और आरजेडी के किसी कर्जकर्ता को सीट चला जाता, हमको कुछ नहीं कहना था। अब आगे क्या सोचा है आपने? आगे हम फिर जनता के बीच जाएंगे। चुनावी टिकट मैदान माननीय में आप नीतीश उतरेंगे? कुमार जी ने काटने का काम किया है। चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी है आपकी? बिल्कुल जाएंगे। किस जनता पार्टी के का बीच दामन जाएंगे। थामेंगे आप? किस पार्टी का दामन थामेंगे आप? ये देखिए पार्टी का दामन अलग बात है, मैं जनता के बीच जाऊंगा और जनता के सिंबल पर मैं चुनाव में मैदान में जाऊंगा और आशीर्वाद मांगूंगा। जनता का सिंबल थोड़ा सा स्पष्ट करें, मैं नहीं समझ पाया। जनता का सिंबल शायद मुझे लालटेन भी दिखता है, तीर छाप भी दिखता है, कमल भी दिखता है, हाथ भी दिखता है, तमाम जनता का सिंबल दिखता है। इंडिपेंडेंट भी एक तरीके से जनता का सिंबल है। इंडिपेंडेंट के रूप में आप लड़ना चाहेंगे? किसी पार्टी विशेष के लिए आपकी थोड़ी सी जो है आपका रुझान हुआ है? हम जब माननीय नीतीश कुमार जी जैसे ईमानदार व्यक्ति कहीं ऐसे जगह पर जा सकते हैं तो हमको दूसरी जगह जाने में क्या ये नहीं दिक्कत समझा है? आपकी बात, कैसे जगह जा सकते हैं? माननीय नीतीश कुमार कैसे जगह जा सकते हैं, ये बात आपकी नहीं समझा। जिसको उन्होंने दिया है, सिंबल दिया है, जिसको उन्होंने डुमरांव से उम्मीदवार बनाया है, उनके बारे में आप स्वयं जानते हैं कि वो कैसे व्यक्ति हैं। जब वहां वो जा सकते हैं तो हमको तो कहीं जाने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारी कोई ये नहीं है कि हमारे देश लेवल पर मेरा कोई पहचान बना हुआ है। हमारा तो एक छोटा सा पहचान है, हम तो मजदूर वर्ग से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, अति पिछड़ा से आते हैं। हम वैसे आएंगे, हम आपके पास फिर से आएंगे। लेकिन मनु साहब, आपने जो कुछ भी आज दिल्ली में हुआ टिकट बंटवारे के जब अनाउंसमेंट हो रहा था, एक शख्स उम्मीद संजोए रहता है, कहता है, आरोप लगाता है कि 2 बीघा जमीन बिचवा दिया, 10 साल काम करवाया, लेकिन उसे तरजीह नहीं मिली टिकट बंटवारे में। ये आरोप, देखिए आरोप लगाना हर लोगों का एक आदत है, फैशन है। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने या माननीय अरुण कुमार जी ने कभी नहीं उससे कहा होगा कि तुम 2 बीघा जमीन बेच दो, तुमको हम टिकट दे देंगे। प्रश्न है कि छोटी पार्टियां हैं, सीट की संख्या कम है और हमने जिन्हें भी सीट दिया है, उम्मीदवार बनाया है, वो हमारे दल के ही कार्यकर्ता हैं। उनके स्थान पर जो संत सिंह कुशवाहा जी को टिकट दिया गया है वो मोतिहारी। बहुत सारे सहयोगी दल में ऐसा नहीं हुआ है, आपके बहुत सारे सहयोगी दलों में ऐसा नहीं हुआ है। भाई भतीजावाद, बेटे को टिकट देना, ये बड़ा ज़बरदस्त तरीके से हुआ है। नहीं, हमारे यहाँ कोई ऐसा बात नहीं है कि किसी के भाई भतीजेवाद को टिकट दिया गया है। और संत सिंह कुशवाहा जी पिछले 15 वर्षों से ही राजनीति में हैं और लगातार कालांतर में जदयू में आए समता पार्टी से और उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ रहें। उस समय भी वो संगठन में काम करते थे। फिर जब इनकी नवनिर्माण बनी तो नवनिर्माण बनने के बाद जो है सो उसमें भी वो काम करते थे। और नवनिर्माण मोर्चा जब उनका बना था तो उसके बाद उनके यहाँ संभवतः कोई शादी वगैरह हुई, लेकिन वो कार्यकर्ता तो पूर्व से थे। तो इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि कोई भाई भतीजावाद का हमने कोई प्रश्रय दिया या किसी ऐसे शख्स को दिया कि कहीं दूसरे जगह से लाकर हमने उनको दे दिया। मनु जी, अभी जो बवाल कटा है, जिस तरीके से जिनको टिकट डिनाय हुए हैं, वो तमाम लोग 3-4 तरह के आरोप लगा रहे हैं कि रातों रात ऐसा क्या हो जाता है कि टिकट दूसरे को दे दिया जाता है। पैमाना क्या होता है टिकट के बंटवारे का, कार्यकर्ता का सम्मान नहीं होता, और एक और आरोप कि पैसे लेकर के टिकट बेचे जा रहे हैं। कोई भी पार्टी अपवाद नहीं, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। बड़ा एक होलिस्टिक पिक्चर हम लोग लेते हुए अगर चले, इस पर चर्चा करें कि इस तरीके के आरोप यही चुनावी मौसम में क्यों शुरू होते हैं। देखिए, ये उस दल की जहाँ पर टिकट बढ़ती है शिवपूजन जी, वहाँ पर टिकट अगर मान लीजिए कि हम रालोसपा के उम्मीदवार हैं और हमारे स्थान पर किसी दूसरे दल के उम्मीदवार को लाकर टिकट दे दिया जाए तो ऐसा लगता है कि पैसा लिया गया होगा, इसलिए उनको टिकट वहाँ दे दिया गया होगा जी। लेकिन हम दूसरी की बात तो अभी नहीं कहेंगे, हम अपनी ही बात कहेंगे कि हमारे आज 17 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो। ये गलत है क्या? ये गलत है क्या कि टिकट बंटवारे के वक्त जो है कार्यकर्ताओं
को उतनी तरजीह नहीं मिलती और ऐसे लोगों को तरजीह मिल जाती है जो शायद आपको लगता है कि वो टिकट खरीदने की कम से कम हैसियत रखते हैं। ये कुछ सही है? कुछ दलों में ऐसा है, कुछ दलों में ऐसा है, तो बताएं कि कौन से दल है, वही तो हम चर्चा करना चाह रहे हैं। उसमें इससे अब इनकार नहीं किया जा सकता बताएं है। कौन से दल ऐसे हैं? वही बात कह रहा हूँ कि अब यहाँ अभी आपने हमारे दाऊद साहब के बारे में कहा, तो दाऊद साहब तो उसी जिनको वहाँ टिकट मिला उन्हीं को पराजित करके आए और उन्होंने शुरू से लगातार तक जदयू पर, नीतीश कुमार पर निशाना साधते रहे और एन वक्त पर उनके दल की मामला है, लेकिन एक उदाहरण है कि एन वक्त पर उनको अगर टिकट दे दिया गया, इसके पीछे कुछ ना कुछ राज होगी। और आप जो कहते हैं कि पैसा देने का, पैसा कोई बहुत बड़ा महत्व की चीज नहीं है। पैसा देने के और कई संसाधन हो सकते हैं, किसी दूसरे रास्ते ही से उसको किया जा सकता है, तो इसको स्वीकार किया। चलिए, डॉक्टर अशोक कुमार सिन्हा साहब भाजपा से हमारे साथ जुड़े हैं, संजीव मिश्रा जी नहीं आ सके। सिन्हा साहब, हम आपका स्वागत करते हैं। जो चर्चा यहाँ चल रही है, आपकी टिप्पणी हम चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पार्टी के सिद्धांत को ताक पे रख करके सड़कों पर उतर रहे हैं, नारा बुलंद कर रहे हैं पार्टी के खिलाफ। क्या मजबूरियां हैं? देखिए, जहां तक भाजपा का प्रश्न है, भाजपा में इस तरह की कोई भी छोटी हरकत, गलत हरकत नहीं होती है। ये हरकत उन लोगों में होती है, उस पार्टी में होती है जो हमने भाजपा के ऑफिस की ही तस्वीरें दिखाई थी, किस तरीके से मंगल पांडे के सामने याचिकाकर्ता बनके जो है एक टिकट की मांग कर रहा है। देखिए, ये जो भागलपुर में पुतला जलाया गया है, कांग्रेस का आरोप, भागलपुर में पुतला जलाया जा रहा है, अश्विनी चौबे जी के बेटे को दे रहे हैं। करेले को देख के रंग पड़ता है। ये बीमारी जो आई है वो ओरिजिनल पार्टी से आई है, जो व्यक्ति विशेष की पार्टी है, जहां पैसे का लेन देन होता है। अगर हमको हक होता तो हम इसका और विस्तार से खुलासा करते, जहां आप शॉक्ड हो जाते कि रीजनल पार्टी के कैप्टन जैसे लालू जी हो, नीतीश जी हो, ये लोग क्या करते हैं। तो दाऊद साहब तो हैं, हमारे पास हैं। दाऊद साहब क्या करते हैं? देखिए, भाजपा का आरोप है कि जो रीजनल पार्टीज करती हैं उससे, मतलब इनका कहना है खरबूजे को देख पहले पूरी होने जाने जी कर ले। भाजपा के अंदर कोई भी इस तरह की हरकत नहीं होती है, क्योंकि भाजपा के टिकट वितरण में राष्ट्रीय अध्यक्ष का इवेंट प्रधानमंत्री तक का नजर होता है और कोई भी व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी ऐसे व्यक्ति के ऊपर में, उनके इंटीग्रिटी पर, उनके चरित्र पर कोई व्यक्ति उंगली नहीं उठा सकता। ये बीमारी हरकू झा साहब एक सवाल करना चाह रहे हैं आपसे यहाँ पे। हरकू झा साहब, भागलपुर वाले बात, आप क्या सवाल पूछना चाह रहे थे? सवाल पूछ लें। यदि इंटीग्रिटी पर प्रश्न चिन्ह है तो भागलपुर में आपके वरिष्ठ नेता हैं अश्विनी चौबे जी, उनके पुत्र को टिकट देने के क्रम में भागलपुर की तमाम बीजेपी की जो यूनिट है उन्होंने अश्विनी जी का पुतला जलाया, उसका विरोध किया। ये तो भी तो सामने आ रहा है ना। ये तो कोई बताएंगे एलिजिबिलिटी फैक्टर क्या था? थोड़ा सा विस्तार से बता दें, एलिजिबिलिटी फैक्टर क्या था? आप देखिए, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर व्यक्ति को अपना विरोध प्रकट करने का हक है। वो एक सच्चाई है, लेकिन विरोध जो प्रकट कर रहा है शायद वो पार्टी का कार्यकर्ता 2 दशक से होगा, तो उसका आधार पैसा। मैं ये जानना चाह रहा हूं, पार्टी का कार्यकर्ता शायद वो 2 दशक से होगा। एक बुनियादी फर्क है, जिस व्यक्ति को टिकट नहीं मिला, हमने आपको कहा कि रीजनल पार्टी की बीमारी चली आई है दो हमारे यहाँ छोटे नेताओं में, लेकिन ये चार्ज कहीं नहीं लगा कि अश्विनी कुमार चौबे जी के लड़के को जो भागलपुर से टिकट मिली है उसमें पैसे के कहीं लेन देन हुआ। ये कोई नहीं कह रहा, ये बात नहीं। हम तो यहाँ पर आरोप 4 अलग-अलग किस्म के आए हैं, उसमें से एक किस्म का ये करप्शन किया है, उसमें ये कि अगर कोई कद्दावर भूमिका में कोई है तो अपने बेटे को, भतीजे को, यानी परिवारवाद को बढ़ावा, ये आरोप है। इस संदर्भ में एक बात का जवाब दीजिए, रुंडी सैदपुर से नीतीश जी ने टिकट काट दिया वहां के सिटिंग विधायक चौधरी जी का। जी क्यों काटा उसको? क्या बाकी कैंडिडेट ने पैसा लिया? रीजनल पार्टीज में ये बीमारी हो सकती है, हमारे यहाँ कोई ये बीमारी नहीं है। आप क्या नहीं है? चलिए, दुर्गा प्रसाद सिंह जी, आपका वृतांत। मेरा मानना है कि ये देश जनतांत्रिक जरूर है, लेकिन कमोबेश सभी पार्टियों में पूरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाया नहीं जाता। पारदर्शिता और जन सहभागिता की बात सभी पार्टियां करती हैं। टिकट कट जाता है तभी ऐसी बातें क्यों उठती है? उसके पहले क्यों नहीं उठाते आप लोग बात? नहीं उठाते, कैसे नहीं, कहाँ बिल्कुल उठाते हैं। विधानसभा के अंदर उठाते हैं, जहां हमारा फोरम है वहां उठाते हैं, जहां आपका अवसर आता है वहां उठाते हैं। उठाते क्यों नहीं, बिल्कुल उठाते हैं। जन सहभागिता और पारदर्शिता। चलिए, मजबूरी है, बात थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूं, मजबूरी, छोटे से ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। निश्चित रूप में हम समझना चाहेंगे डॉक्टर अशोक कुमार सिन्हा साहब, जो बात आपने रखी है, अहम बात रखी है, क्या जो प्रैक्टिस है ये प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रीय दलों ने शुरुआत की या कुछ और फैक्टर्स हैं इसके पीछे?
कल से हमारा हालत खराब, जब से सुने कि ये हो गया तो रात में हम सोए नहीं। बहुत अपमान किया पार्टी वाला ने। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। 50,000 रुपए अभी नहीं मिले। हमको चाहिए संसद। अरे चाहिए तो दे। टाका पड़ गया रे दादा। कल से हमारा हालत खराब, जब से सुने कि ये हो गया तो रात में हम सोए नहीं। बहुत अपमान किया पार्टी वाला ने। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से बड़ी बहस में आपका स्वागत है। दुर्गा प्रसाद सिंह साहब, अब क्या करेंगे? आगे की रणनीति क्या होगी? पार्टी में रहेंगे, पार्टी छोड़ेंगे, किसी दूसरी पार्टी का दामन थामेंगे? पार्टी में रहने की जहाँ तक बात है तो हम कल इस पर निर्णय लेंगे। अभी हमने निर्णय नहीं लिया है और निर्दलीय या किसी उस तरीके से चुनाव लड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं है। लेकिन हम ये चाहते ज़रूर हैं कि जब सभी राजनीतिक दल जनसहभागिता और पारदर्शिता की बात करती है, भारत का संविधान को मानने का, जब राजनीतिक दल रजिस्टर्ड होते हैं तो भारत के संविधान को मानने का उसमें शर्त निर्धारित है रजिस्ट्रेशन में, और उसमें जाति, लिंग और ये सब का विभेद नहीं करने का आप जानते हैं कि फंडामेंटल ये है। लेकिन दुर्भाग्य से सभी पार्टी जाति का ख्याल रख के ही आज तक टिकट बांट रही है। इस कारण से बहुत सारी कठिनाई पैदा होती है। कोई निश्चित मापदंड निर्धारित नहीं है टिकट बांटने या टिकट काटने का। जो हमारे दल में भी हुआ है उसका माप, जैसे ये भगवान सिंह कुशवाहा, ये महामंत्री थे इसके राजद के, उनका टिकट जगदीशपुर से देने की बात पहले शायद थी। वहाँ दिनेश जी का टिकट कटना था, दिनेश सिंह का टिकट कट गया, भगवान सिंह को भी टिकट नहीं मिला। एक तीसरे व्यक्ति कोई लोहिया जी हैं जो 6 महीना पहले रिटायर किए हैं, जिन पर विजिलेंस का जांच चल रहा हो, वन विभाग में पदाधिकारी थे शायद, तो उनको टिकट दे। क्या मंशा हो सकती है? क्या कारण? पता नहीं, आधार क्या है टिकट बांटने का, यही तो स्पष्ट नहीं हो रहा है किसी दल के। कुछ और कद्दावर नेताओं के टिकट भी कटे, वजह दोनों बेटों को एकोमोडेट करना था। आप कुछ और प्रकाश डालेंगे? हाँ, जरूर हमको ये महसूस हुआ है कि एक महुआ से चुनाव लड़ना है हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी के पुत्र का, जो महुआ से चुनाव लड़ेंगे, और वहीं के प्रभावशाली नेता कर्पूरी ठाकुर जी के साथ काम करने वाले नेता तुलसीदास मेहता जी हैं। हाँ। जिनके लड़का श्री आलोक कुमार मेहता जी को वहाँ से जो MP का भी चुनाव लड़े थे, उनको टिकट दिया गया जहां मुझको लड़ना था। मेरे टिकट काटने का कोई कारण बताया नहीं गया, क्यों टिकट कटा है और क्या आधार है मेरे टिकट काटने का। क्योंकि मैं जिस समय जीत के आया हूं, JDU और भाजपा अलायंस थी, और उस हवा में, विपरीत हवा में, मैं 13,000 से अधिक वोट से, लगभग 14,000 वोट से RJD में जीत के आया। और तब जब अब आज की तारीख में महागठबंधन बन चुका है, तो आपको लग रहा है कि आपकी योग्यता कहीं ना कहीं धूमिल पड़ी है। यहाँ पर अर्कु झा साहब आपके पास आना चाहते हैं। राजद में कहीं ना कहीं बागी तेवर हैं सिंह साहब की वजह टिकट कट गई है। चलिए आप ही थोड़ा सा डिफेंस में आइए। मैं उम्मीद करता हूँ राजद के बेटों को टिकट देने के पीछे मंशा क्या हो सकती है? हालांकि ऐसा कोई कानून नहीं है जो बाधित करता है, जो रोकता है कि बेटों को टिकट ना दिया जा सके। बहुत सारी पार्टियां हैं, राजद ही एक ऐसी पार्टी नहीं है, लोजपा में भी तकरीबन ऐसी स्थिति है, बहुत सारी दूसरी पार्टियां जिसमें कि ये स्थिति है, इंक्लूडिंग भाजपा। देखिए राजनीति लेकिन बेटों के चक्कर में जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं उनका टिकट काटना कितना ज़रूरी है, कितना गैर ज़रूरी है? भागलपुर का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप महुआ का भी, राघोपुर का, तमाम भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। लोकतंत्र में चुनाव लड़ने की मानसा प्रत्येक व्यक्तियों में होती है और उसके लिए दल लोग चुनते हैं। हर दल की अपनी सिद्धांत प्रक्रिया होती है। मान लीजिए दल के आधार पर जब आप चुनाव का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे या डिस्कशन करेंगे, तो उसमें डॉक्टर साहब कुछ अंश तक सही बात कह रहे थे कि जो राष्ट्रीय पार्टियां हुआ करती है उसका एक सिस्टम होता है। यद्यपि सब उस सिस्टम को फॉलो करता है, छोटे छोटे दल भी कानून के मुताबिक सबका एक ही होता है, वो सब फॉलो करता है। अब जब चुनाव का वक्त होता है तो सीट की संख्या रहती है कम। जब अब गठबंधन का दौर चला है, अभी तो जोरों से चला है, तो उसमें सीट की संख्या होती है कम।
नेताओं को डिसाइड करना है कि हमें किसको लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना है। ये टोटली पार्टी पर डिपेंड होता है कि जो हम किसको चुनावी रणनीति में रन में उतारें, किसको संगठन में लगावें, किसको प्रचार में लगावें, ये पार्टी तय करती है। डायनेस्टी पॉलिटिक्स कितना जिम्मेदार है? देखिए, डायनेस्टी पॉलिटिक्स के हम अगेंस्ट नहीं है, इसलिए आप तो सूत्रधार हैं। नहीं, अगेंस्ट इसलिए नहीं है, भारत में तो आप सूत्रधार हैं कि नहीं, इसमें जनता नहीं, इसमें जनता मोहर लगाती है। आप जब जनता मोहर लगाती होती है, आपने कैसे निर्णय ले लिया कि उससे बेहतर कैंडिडेट नहीं है? डॉक्टर अशोक, आपको क्या लग रहा है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स पर? तुरंत आ रहे हैं, एक टिप्पणी लेते हैं फिर आपके पास का सबसे बड़ा यथार्थ है और इसके लिए पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार है। कांग्रेस पार्टी आज़ादी के बाद से देश की सबसे बड़ी पार्टी थी और उसके अगुआ थे नेहरू जी। नेहरू जी का चौथा पुष्प भारत के ऊपर राज करने जा रहा है। उसमें एकाध व्यक्ति उसमें क्षमतावान हो सकते हैं, जैसे इंदिरा गांधी जी थी, लेकिन उनके बाकी वंशजों को देख लीजिए। यशवंत सिन्हा जी के बेटे, वो भी जिक्र कर ले, अश्विनी चौबे जी के बेटे, ये भी जिक्र कर ले। खींचने का तरीका, प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं, खींचने का हुआ, लेकिन चलिए पड़ताल तो मुंह से और भी करते हैं। आपके तरफ भी हम पड़ताल करने की कोशिश करेंगे कि आप लोग आरोप लगाते हैं क्षेत्रीय दलों पे, लेकिन नींव और शुरुआत तो कहीं ना कहीं जो है राष्ट्रीय पार्टियों से हुई। ये कांग्रेस पार्टी ने शुरू की है। आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी आप पर आरोप लगा रही है, लूट की और वंशवादी बीमारी कांग्रेस पार्टी से आई है। इस पार्टी यही बीमारी सारे रीजनल पार्टियों में धर करके चली गई और उससे ग्रस्त हो गई है। आप अछूत रहे क्या? आप अछूत रहे क्या उससे? अछूत है। भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है। आपको भी कॉन्टामिनेट नहीं किया कुछ हद तक? पार्टी है, आपको भी कॉन्टामिनेशन नहीं हुआ कांग्रेस की वजह से? अगर आपके आरोप पर ही गौर करें तो देखिए, मेरे एक प्रश्न का उत्तर हम आपको दे देते हैं। हर व्यक्ति, हमारे घर में अगर कोई लड़का बालिग होता है 25 साल का, तो उसको हक है कि वो राजनीतिक चुनाव लड़े और पार्टी विशेष पर लड़े। लेकिन आपने कहीं नहीं देखा होगा भाजपा ने थोड़ा सा एक एनालिसिस दिखाना चाहता हूं, जरा सा गौर करें, थोड़ा सा धैर्य रखें। बिहार विधानसभा चुनाव में रिश्तेदारी भी बहुत निभाई जा रही है। सांसद अश्विनी चौबे के पुत्र अरिजीत सारस्वत को भागलपुर से टिकट मिला है। दीघा से पूर्व विधान पार्षद गंगा प्रसाद चौरसिया के पुत्र संजीव चौरसिया और डॉक्टर सीपी ठाकुर के पुत्र विवेक ठाकुर को बीजेपी ने ब्रह्मपुर से टिकट दिया है। एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान ने भी भाई भतीजे को टिकट बांटा है। प्रिंस राज रामविलास पासवान के भाई और सांसद रामचंद्र पासवान के बेटे हैं, उन्हें पार्टी ने टिकट दिया। प्रिंस के अलावा रामविलास ने अपने भाई पशुपति कुमार पारस को भी टिकट दिया है। इस बीच दिलचस्प यह है कि एनडीए में सहयोगी जीतन राम मांझी ने कुछ ही दिन पहले रामविलास पासवान पर पार्टी में भाई भतीजावाद करने का आरोप लगाया था। कहा था कि पासवान की पार्टी भाई बेटे की पार्टी है, लेकिन शुक्रवार को मांझी ने अपनी पार्टी के 13 उम्मीदवारों की सूची जारी करने के दौरान अपने ही बेटे संतोष को टिकट देने का ऐलान भी कर दिया। क्या क्राइटेरिया था आप लोग तय करेंगे और हम चर्चा करेंगे। एनडीए के इन घटक दलों के अलावा महागठबंधन में भी कई दिग्गज ऐसे हैं जो इस चुनाव के माध्यम से अपनी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की कवायद में जुटे हैं। कहा जा रहा है कि लालू यादव के दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी भी चुनाव लड़ेंगे। यानी जो तस्वीर दिख रही है वो परिवारवाद को बढ़ावा देने वाली ही तस्वीर है। अब टिप्पणी जाना चाहते हैं आपका डॉक्टर अशोक। नहीं, यही हम आपने हमारे प्रश्न का पूरा आपका उत्तर, मेरा उत्तर आपने नहीं सुना। आपने कभी नहीं देखा जो भी व्यक्ति 25 साल से ऊपर है वो व्यक्ति चुनाव लड़ने का अधिकारी है। वो किसी नेता का पुत्र हो सकता है, लेकिन भाजपा तो ये आप करें तो क्षम्य है, कांग्रेस करे तो गलत है, रालोसपा करे तो एक्सेप्टेबल है, राजद करे तो आपने मेरी बात पूरी नहीं सुनी। लेकिन आप किसी एक व्यक्ति को दीजिएगा ना, आप पूरा साला साली ससुर चचा भतीजा मौसा नाना, तो लोजपा और इसको हमको क्यों नहीं रोक रहे आप? रामविलास जी को क्यों रोक रहे हैं? जिसके पैरोकार बनकर आप बैठे हुए हैं, आप ही के दल के सहयोगी। भाजपा नहीं है, रामविलास जी भाजपा के एक सहयोगी दल है। वे अपना निर्णय लेने के लिए स्वयं स्वतंत्र हैं।
निर्णय लेकर के स्वतंत्र, वो तो कह रहे हैं कि आर्म ट्विस्टिंग करके आपने उनको उनकी सीटें जो है वो कमा दी। मनु साहब आपसे ही समझना चाहते हैं कि क्या भाजपा को जिस तरीके से, हालांकि आपकी तरफ से भी आरोप लगा भाजपा ने बहुत अच्छा बर्ताव नहीं किया सीटों के बंटवारे में, इस तरह का आरोप आपके यहाँ से भी आया, लोजपा के यहाँ से भी आया, लेकिन आपको लगता है कि भाजपा इस भूमिका में कम से कम रह सकती थी कि कैंडिडेट्स का लिस्ट मांग लेती पहले, कहती भाई भाई भतीजावाद ना करे। मनु साहब से टिप्पणी लेते फिर आपके पास आते हैं। लीजिए, विवेक ठाकुर जी का नाम भी आया, चौबे जी का बेटा हुआ कि नहीं हुआ, वो तो लिस्ट एक हमने दिया है। मनु साहब आपकी टिप्पणी, भाजपा चाहती तो ये भाई भतीजावाद कम से कम एनडीए के कुनबे में रोका जा सकता था, आपको क्या लगता है? देखिए, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी हर सही बात को सामने रखने का काम किया। हमने उस समय कह दीजिए भाई भतीजावाद के चक्कर में आपको इतना ज्यादा सीट चाहिए क्या? आपने तो कभी नहीं कहा। नहीं, भाई भतीजावाद की आप कहते थे रामविलास पासवान जी को भाई भतीजावाद को आगे प्रमोट करने के लिए आपको इतनी सीटें चाहिए क्या? क्यों नहीं बोला? नहीं, हमने देखिए आप यहाँ दूसरे बात को ले आए। हमने कहा कि भाजपा ने, आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा होता है, लूट लिया, डकैती पड़ गया, 2 बीघा जमीन चला गया, 10 साल से कार्यकर्ता थे, आपके यहाँ होता है, हमने तो किया नहीं। आदमी कुछ बोल सकता है, ऐसा कई बात नहीं है। तो अगर वही दूसरे के यहाँ बोला जाता है तो आप उस पर कहते हैं कि वो सही है, आपके यहाँ होता है तो वो नहीं भाई वो झूठ है, झूठ का पुलिंदा है। झूठ का पुलिंदा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने अगर उस स्थान पर किसी कार्यकर्ता ने टिकट की मांग की, वहां पर अगर किसी दूसरे दल के नेता को दिया हो तो हमारी हो सकती है। हम किसी अपने पार्टी के पदाधिकारी के बेटे को अगर वहां टिकट दिया हो, उनकी पत्नी को टिकट दिया हो किसी कार्यकर्ता को काट के, कि जो राजनीति में नहीं रहे हो, तो हमारी कुछ गलती हो सकती है। तो हमने भी वहां उस कार्यकर्ता को ही दिया है, और उस सीट पर एक नहीं कम से कम 14-15 उम्मीदवार थे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के पास। हाँ। और उसमें जो लोकप्रियता का आधार हो या पार्टी का जो हो, उसमें संत सिंह कुशवाहा जी आए, उनको चलिए इस चर्चा को अब हम दूसरे मुकाम पे लेकर के चलते हैं, ठीक है? कारण क्या है, इस पे हमने बहुत चर्चा कर ली। हरकू जी, सबसे पहले हम आपके पास आना चाहते हैं। एक अब स्थिति अजीब सी उभरती चली आ रही है, यानी कि ये तमाम कैंडिडेट जिनको टिकट नहीं मिला, पहले रुख किया करते थे, जो स्थिति थी रुख किया करते थे दूसरी पार्टी का। दूसरी पार्टियों का कुछ हद तक दरवाजा बंद नजर आ रहा है, एकोमोडेशन बहुत कम लोगों का हो पा रहा है। एक और विकल्प खुला है थर्ड फ्रंट का, यानी कि एनसीपी, समाजवादी पार्टी, पप्पू यादव जी का इसमें। तो आपको लग रहा है जो मुकाबला बिहार में होना था एनडीए वर्सेस महागठबंधन, एक तीसरा फ्रंट भी खड़ा हो रहा है जो मजबूत स्थिति में होगा। ऐसे लोगों का वो पूरा का पूरा कुनबा होगा जो बागी हैं, जो इनसाइड आउट जानते हैं पूरी पार्टी के बारे में, जिनका कि एक आधार है वोट बेस है। हरकू जी, इसको मैं नहीं मानता। वोट सिर्फ 2 ही जगह जाएगा, एनडीए लीड बाय बीजेपी और जेडीयू लीड बाय कांग्रेस, आरजेडी लीड बाय जेडीयू। चलिए, कम से कम आप एक आदमी हैं जो मान रहे हैं कि एनडीए की तरफ भी वोट जाएगा, नहीं तो बाकी लोग कह रहे हैं कि सुपड़ा साफ हो जाएगा। आप कम से कम ये मान रहे हैं, नहीं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नेक टू नेक कॉन्टेस्ट है, ये मान रहे हैं। कोई नहीं कह रहा है कि मेरा 2/3 हो रहा है, ये नेक टू नेक कॉन्टेस्ट है। तो आप सिरे से नकार रहे हैं कि थर्ड फ्रंट में फोर्स नहीं होगा, तीसरा फ्रंट का कोई बिहार में गुंजाइश, कोई अस्तित्व नहीं है। डॉक्टर दाऊद अली साहब, मेरी बात में कुछ दम है जो मैं कह रहा हूं। आप भले ही ना जाएं तीसरे मोर्चे में, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको टिकट नहीं मिलेगा, तो उस मोर्चे में जाकर के उसे और मजबूती प्रदान करेंगे। 3 प्राउंड कॉन्टेस्ट हो सकता है बिहार की राजनीति। अच्छा, ये बताइए, इसी विधानसभा में निर्दलीय विधायक आए थे कि नहीं जीतकर? जी। उनको कौन पार्टी का टिकट मिला था? कौन पार्टी उनको सैंबल दी थी? इंडिपेंडेंस आते हैं, उन पर भी डिपेंड करता है कि वहां उम्मीदवार कौन होता है। वहां की जनता अपना नेता चुनती है, वहां क्या विधायक चुनती है, तो उस पर भी डिपेंड करता है, केवल सिंबल पर ही डिपेंड नहीं कर जाता है। इतना हरकू जी कह रहे हैं, हरकू जी ये कह रहे हैं कि कॉन्टेस्ट जो है, मैंने पहले आशंका ऐसी जताई कि 3 प्राउंड कॉन्टेस्ट हो सकते हैं, त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। इनका कहना है कि नहीं, सिर्फ एनडीए वर्सेस महागठबंधन होगा। ये नहीं है कि 2 धुर में ही ये चलेगा। ये वहां तीसरा फ्रंट का भी मजबूत दावेदारी होगा, तीसरा फ्रंट का भी मजबूत दावेदारी होगी। अब ये आरोप कि ये तीसरा फ्रंट क्रिएटेड फ्रंट है सिर्फ इसलिए कि महागठबंधन को कमजोर किया जाए, कुछ दम दिख रहा है इन बात में? जी। किसको जिम्मेदार मानेंगे आप? कौन सी पार्टी जिम्मेदार है थर्ड फ्रंट बनाने के पीछे? थर्ड फ्रंट बनाने के पीछे यही लोग जिम्मेदार हैं। हम लोग जिम्मेदार हैं, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है।
ये कह रहे भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, फिर कौन लोग जिम्मेदार हैं? आपके चैनल के माध्यम से देखिए भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लग गया। डॉक्टर अशोक कुमार सिन्हा साहब, आप जिम्मेदार हैं थर्ड फ्रंट बनाने के लिए, आप जिम्मेदार हैं ओवैसी फैक्टर लाने के लिए। हरखू जी को एक बात का जवाब दे दूं जी, निर्दलीय भी 1-2 जीतते हैं, लेकिन उनकी प्रतिशत बहुत कम होती है। 1-2 निर्दलीय के जीत जाने से उसको एक पैटर्न नहीं बनाया जा सकता है, उसको चुनाव का एक व्यापक आधार नहीं दिया इन कांग्रेस के आरोप को अगर अभी मद्देनजर में रखें, लेकिन एक बात पर मुझे बोल लेने दें। लेकिन हरखू जी का ये कहना कि यूपीए एनडीए के बीच में कंटेस्ट है, मेरा कहना है कि यूपीए इसमें सुपरा साफ हो जाएगा, जिस तरह से यूपीओ का लोकसभा में सुपरा साफ हो गया। देखिए महागठबंधन भी वो कह रहा था और पॉलिटिकल एनालिस्ट इसीलिए कह रहे हैं कि आपने एक तीसरे मोर्चे की रचना कर दी, वैसी फैक्टर लगाया। ये आरोप आप पर लग रहे हैं जिसका जवाब हम आपसे मांगना चाह रहे हैं। अभी तक 3 सर्वे मोर्चे की रचना हमने नहीं की, 3 सर्वे आ चुका है, जिनका भी सर्वे आ चुका है, उसका भी ख्याल रखिए। जिनका कि कोई एक आप छोटी सी बात आप देख लें, अब आलम ये रह गया है रीजनल पार्टीज की कि नीतीश जी के हैसियत का व्यक्ति जो बिहार का मुख्यमंत्री है, ये राहुल गांधी को रिसीव करने जा रहे हैं, एयरपोर्ट पर जा रहे हैं, तो राजनीतिक जो गरिमा थी, मंच तो शेयर नहीं किया ना। चलिए मजबूरी है, आपको रोकना छोटी हमारी मजबूरी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। अरे चाहिए तुझे, कल से हमारा हालत खराब, जब से सुने कि ये हो गया तो रात तक हम सोए नहीं, बहुत अपमान किया पार्टी वाला। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। 50,000 अरे चाहिए तुझे, कल से हमारा हालत खराब, जब से सुने कि ये हो गया तो रात तक हम सोए नहीं, बहुत अपमान किया पार्टी वाला। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से बड़ी बहस में आपका स्वागत है। हरकू जी, यहाँ पर हम समझना चाहते हैं कि क्या आपको ये लग रहा है सारा का सारा जो कुछ भी हो रहा है पिछले 2-3 दिन में स्टेज मैनेज्ड है, कहीं ना कहीं जो थर्ड फ्रंट की बात हो रही है, थर्ड फ्रंट को मजबूती पहुंचाने के लिए? हम इसको कबूल नहीं करते हैं। ये हर चुनाव में जब 5 वर्ष पर चुनाव आता है तो ये घटनाएं घटती रहती है। इस दल के लोग उस दल में, उस दल के लोग उस दल में, जो सिद्धांतवादी नहीं है, जो हमेशा दल चेंज करके आते हैं, जनरली वही लोग करते हैं। क्या ऐसे लोगों को हमारे जैसे लोग नहीं कर सकता है? क्या हमारे जैसे लोग नहीं करते हैं? क्या ऐसे लोगों को पहले आइडेंटिफाई किया जा सकता है? क्या बीजेपी में भी कुछ मिसालें हैं, हर दल में कुछ मिसालें हैं जो इस तरह का काम नहीं करते हैं। कितना डैमेजिंग होता है ऐसे लोग पार्टी के लिए? कितना डैमेज पहुंचा सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक का युग हो गया है। 70% लोग, अब देहात में लोग जो कहते थे कि देहात में 80% लोग कुछ नहीं जानता, ही नहीं जानता, वो सब बात चला गया। पिछले पार्लियामेंट के 14 के चुनाव में जब 160 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का हुआ था कि इंटरनेट और यूट्यूब या इससे जुड़ा हुआ था, तो लोग कह रहा था कि जो शहर के लोग कॉन्स्टिट्यूंसी का मैं बीजेपी जीतेगा, देहात में सब यूपीए जीतेगा, लेकिन जस्ट उल्टा हो गया। देखेंगे अब वोटर बहुत ही परिपक्व हो गए हैं, उसको हम अब बरगला नहीं सकते हैं, एकदम नहीं बरगला। डॉक्टर दाऊद अली साहब, आपसे समझना चाह रहे हैं हम यहाँ पर, ये जो चुनाव होने के लिए जा रहा है, बिहार का चुनाव होने के लिए जा रहा है, ये बिहार का चुनाव सिर्फ बिहार के लिए है, लेकिन दशा दिशा देश के लिए है। जी, हिस्टोरिक होगा, बहुत मायने में हिस्टोरिक दशा दिशा देश के लिए है, इसलिए बहुत ही सोच समझकर मतदाता इसमें मतदान करेंगे। और बहुत लोगों फ्रंट की बात जो है, थर्ड फ्रंट में किस तरह के लोग हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे पदार्पण उनका बिहार में हुआ है, ये भी लोग जान गए हैं। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जान गए हैं। इसलिए मैं इस बात को कंप्लीट इनकार करता हूं कि वोट जब भी पड़ेगा, दो एक्सेप्शनल केस तो ठीक कहें कि जो इंडिपेंडेंट जिसका आया तो छोटो आया तो 6 से सरकार नहीं बनती है, बिगड़ती है। इंडिपेंडेंट का थर्ड फ्रंट का मतलब है भाई झारखंड का उदाहरण आप भूल रहे हैं कि वही 6 जो है वो कारगर भूमिका में जाता है। लेकिन दाऊद अली साहब, आपसे समझना चाहते हैं कि आप जैसे कार्यकर्ताओं की, आपके मुताबिक आप जैसे कार्यकर्ताओं की अनदेखी जब होती है तो कितना नुकसान पहुंचा सकता है ये किसी भी पार्टी को? देखिए, पार्टी को तो हम नहीं कह सकते हैं, पार्टी तो पूरे बिहार में है, मगर अपने क्षेत्र में बता सकते हैं हम कि वहाँ जो हमारे 5 साल का जो कार्यकाल रहा है और जिनको उम्मीदवार बनाया गया है वो 10 साल वहाँ रहे हैं। जनता हमको भी जान गई है और जनता उनको जानती है, पहले से जानती है। वो जनता फैसला लेगी कि पहले वाला ठीक था कि अभी जो वर्तमान था। इशारे में आप कहना चाहते हैं कम से कम 1 सीट का नुकसान करवा सकते हैं आप? अब तो जनता बताएगी।
जी दुर्गा प्रसाद सिंह साहब, वही सवाल जो मैंने दाऊद साहब से किया, आप जैसे कार्यकर्ताओं की जब अनदेखी होती है। नहीं, निश्चित नुकसान होगा। नुकसान जनता के अंदर भी बहुत सारे सवाल इसमें उठते हैं, इसलिए नुकसान होने का निश्चित ये है, संभावनाएं हैं। और हमारे हरखू बाबू जो बोले हैं, हरखू बाबू तो राजनीतिक चाणक्य कहे जाने वाले राधानंदन परिवार के, राधानंदन झा जी के परिवार से हैं। मैं फिर भी इनकी बात जो है कि जो सिद्धांतवादी नहीं है, मेरा इनसे सवाल है कि आज राजनीतिक दल कौन कौन सा बच गया है देश के अंदर जो पूरा सिद्धांतवादी है? वो गैंग जैसे है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं कि गैंग लीडर लोग अपना गैंग जैसा चलाते हैं। पॉलिटिकल पार्टी ही पूरी सिद्धांत पर आधारित नहीं है, और सिद्धांत वाले लोग गंभीर आरोप लगा रहे हैं, प्रूव कर सकते हैं आप? गंभीर आरोप लगा रहे हैं, प्रूव कर सकते हैं आप? बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? कौन कौन सिद्धांतवादी पार्टियां हैं आप बताएं हमको। अब अपनी पार्टी का जिक्र करें, क्योंकि इन्होंने कहा कि सिद्धांतवादी पार्टियां हैं, पार्टी ही सिद्धांतवादी नहीं बची है, लोकतांत्रिक सिद्धांत रहा है क्या? पार्टी के अंदर नहीं है, पार्टी के अंदर। माने आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि कांग्रेस को छोड़ करके बाकी जितने भी दल हैं, वो इमरजेंसी के पीरियड के जो जेल में रहे हैं और उसके विरुद्ध ये नारा लगाते थे उन दिनों, परिवारवाद नहीं चलेगा, भाई भतीजावाद बंद करो। लेकिन कमोबेश सभी पार्टियां परिवारवाद संचालित कर रही है। जितने समाजवादी एक मंच पे आने वाले थे, सब ने तकरीबन ऐसा ही किया, ये आरोप है आपका। डॉक्टर अशोक कुमार सिन्हा साहब, आपकी टिप्पणी जाते जाते। नहीं, मेरी टिप्पणी सुन लीजिए। हरखू जानी जी ने अभी तुरंत स्वीकार कर लिया कि आज के पहले, इलेक्ट्रॉनिक युग के आने के पहले, ये जो नया टेक्नोलॉजी आया है उसके आने के पहले लोग जो पार्टियां जीतती थी वो जनता को बेवकूफ बनाती थी। अब जनता चूंकि टेक्नोलॉजी नई नई आ गई है, टेलीविजन आ गया है, सोशल मीडिया आ गया है, मोबाइल आ गया है, तो बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। तो हरखू जी तो स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस ने जो 60 साल देश पर शासन किया वो पब्लिक को बेवकूफ बना के किया। ये स्पष्ट कर रहे हैं। बात अपने हिसाब से आपने बात को खींच लिया। चलिए, आपका पॉलिसी बिहार राज्य में खुलने वाला है, आपके अपने दूसरी का पॉलिसी बिहार राज्य में खुलने वाला है। पोल तो बगल में बैठे दो लोग भी खोल रहे हैं कि सिद्धांत कहाँ है, सिद्धांत कहाँ है। हमारी सुन ले, एक प्रश्न और का उत्तर दे ले। और राष्ट्रीय पार्टी जो कांग्रेस अपने आप को कहती है, उसका गिरावट किस हद तक हुआ है, यह भी गांधी मैदान की प्रत्यक्ष रैली थी। इसमें सोनिया गांधी जी चौथे नंबर पर बोल स्पीकर के रूप में, चौथे नंबर पर, बस संक्षेप में 5 सेकंड में आप अपनी बात खत्म करें। चौथे स्पीकर, तो आपकी बात तकरीबन समझ में आ गई। मनोज दास मनु साहब, आपके पार्टी भी अपवाद नहीं है। देखिए, हमाम में सारे लोग नंगे हैं, मैं इस बात मान रहे हैं ना, मान रहे हैं ना, लेकिन मान रहे हैं ना। हाँ, मैं तो कहा बार बार तमाम पार्टियां जनता को गुमराह करती है, भी मान रहे हैं ना। एकदम सही बात आप कह रहे हैं, मैं इस चीज को स्वीकार करता हूँ जी। मैं नहीं मानता ये नंगे हो सकते हैं, हम लोग नंगे नहीं है भाई। रालोसपा आपके साथ है, क्या बोल रहे हैं? देखिए, सच्चाई नहीं, सच्चाई रालोसपा आपके साथ है। आपने बड़ी ज्यादा सीटें दी है इनको, अभी तो भरोसा रखिए। अपनी पार्टी की बात रखना सब लोगों का फर्ज है, लेकिन जो वर्तमान स्थिति है, अभी आपने भी कहा कि तीसरा मोर्चा, मैं भी कह रहा हूं कि तीसरा मोर्चा का कोई वजूद नहीं रहेगा, लेकिन कम से कम आपके पक्ष में थोड़ा काम तो कर जाएगा। वही बता रहा हूं, नहीं आपके पक्ष में थोड़ा काम तो कर जाएगा। परंतु अगर उसमें ऐसे उम्मीदवार की जिनका की आज टिकट कट चुका है, अगर वो जनता के बीच में अगर अच्छे काम किए होंगे तो उनके लिए वो तीसरा मोर्चा जो है एक काम करेगा। मैं इस चीज को भी मान रहा हूं। चलिए, सच्चाई यही है। डॉक्टर दाऊद अली साहब, हरखू झा साहब, दुर्गा प्रसाद सिंह साहब, मनोज दास मनु साहब, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह साहब, आप सबका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बहस में बस इतना ही, लेकिन ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए मॉडर्न टीवी। कल से हमारा हालत खराब, जब से सुने कि ये हो गया तो रात में हम सोए नहीं, बहुत अपमान हो गया पार्टी वाला। हमें तो अपनों ने लूटा, पैरों में कहाँ दम था।